अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गपशप के साथ के एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे साथ एक प्रोफेशनल होम्योपैथ मौजूद हैं जिनका नाम आवेश कमालजाद है और आज हम इनकी एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस और विजडम से सीखेंगे एक एल्डर को बच्चों के बारे में क्या जानना जरूरी है, होम्योपैथी का साइकोलॉजी के साथ क्या लिंक है और बच्चों में होने वाले वो कौन से इश्यूज हैं जिन्हें हम होम्योपैथी के जरिए डील कर सकते हैं। अवेश भाई, सबसे पहले तो मैं आपको इस शो में खुशामदीद कहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। जी, आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ। तो अवेश भाई, इससे पहले कि हम डायरेक्ट टॉपिक की तरफ जाएं, मैं पहले ये जानना चाहूंगा या मैं अपने नाजरीन की बिहाफ पे ये बात पूछना चाहूंगा कि आखिर होम्योपैथी है क्या। एक्चुअली भाई, जस्ट लाइक अदर मेडिसिनल सिस्टम्स, हिस्ट्री में आप जाएं बहुत सारे मेडिसिनल सिस्टम्स आए थे। अरब्स ने एक अपना हर्बल सिस्टम लेकर आए। आप इंडिया में चले जाएं तो आयुर्वेदा के नाम पे आया। चाइना में जाएं एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर। इन द सेम वे होम्योपैथी भी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। और फिर सवाल ही पैदा होता है कि ये दूसरे सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन से अलग कैसे है, इसकी आइडेंटिटी क्या है। तो इसकी एक्चुअली आइडेंटिटी ये है कि ये बीमारी का जो कॉन्सेप्ट है ना, बीमारी का और एक इंडिविजुअल का जो कॉन्सेप्ट है, वो होम्योपैथी का दूसरी सिस्टम से जरा डिफरेंट है। और वो डिफरेंट इस तरह से है कि सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इंडिविजुअल है क्या है। इंडिविजुअल जो आजकल हमारी कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो कि इंडिविजुअल को एज अ फिजिकल बॉडी ट्रीट करता है, ठीक है। ऑर्गन्स को बॉडी के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी हासिल है, इसीलिए आपको ऑर्गन्स के स्पेशलिस्ट मिलते हैं, इंडिविजुअल के स्पेशलिस्ट नहीं मिलते। होम्योपैथी में क्या होता है, होम्योपैथी की अप्रोच इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है। होम्योपैथी में एक इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड किया जाता है, उसके सोशल इश्यूज, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उसकी डोमेस्टिक लाइफ, उसकी फिजिकल बॉडी, उसके इमोशनल लाइफ, उसकी मेंटल एबिलिटीज, मेंटल फिजिकल हेल्थ, और उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, उसके खाने पीने की हैबिट्स। जब एक होम्योपैथ जब इन तमाम चीजों को देखता है ना, तब उसके बाद उसको कोई क्रॉनिक जो बीमारियां होती हैं उनका कोई रूट कॉज मिलता है और उसके बिहाफ पे फिर वो ट्रीटमेंट करता है। इसी वजह से क्योंकि हम एक इंडिविजुअल को होलिस्टिकली देख रहे होते हैं, होलिस्टिक का मतलब है फ्रॉम ऑल एंगल्स, फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स, उसको हम कवर कर रहे होते हैं। दैट इज व्हाई साइकोलॉजी, साइकोलॉजी को बल्कि मैं यहाँ पे ये ट्रांसलेट करूंगा होम्योपैथी के अंदर मेंटल एंड इमोशनल लाइफ, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग की हैसियत बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप सोसाइटी में भी देख लें, स्पेशली इन आवर करंट सिचुएशन, जहाँ पे स्ट्रेसफुल लाइफ जो है इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल, यहाँ पे हमारे पास मेंटल और इमोशनल इश्यूज बहुत ज्यादा मिलते हैं। और ये इश्यूज एज अ होम्योपैथ आई बिलीव कि ये इश्यूज जो हैं वो डीप डाउन होते हैं, ठीक है। हमारी मेंटल लेवल, फिर उसके ऊपर इमोशनल लेवल, फिर उसके ऊपर फिजिकल बॉडी। जब इश्यूज मेंटल या इमोशनल से शुरू होते हैं और इफ दे कैरी ऑन फॉर सम टाइम, तो दे स्टार्ट अफेक्टिंग योर फिजिकल बॉडी, आपकी फिजिकल बॉडी को अफेक्ट करने लगते हैं। और बहुत आसान सी एग्जांपल है जिसकी आपको फिजिकल बॉडी पे भी एक्सप्लेनेशन मिलती है। अगर आप स्ट्रेस में रहें, एंजाइटी में रहें, तो आफ्टर सम टाइम यू स्टार्ट हैविंग बर्निंग इन योर स्टमक, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम होने लगता है, जो कि फिजिकल बॉडी एक्सप्लेन करती है कि वेगस नर्व एक ब्रेन से आती है जो स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस करती है, बट दैट वेन इज ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेस। क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हो सर्टन हार्मोन्स आर रिलीज, वो हार्मोन्स जो हैं वो फिर आपकी नर्व, वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर देते हैं। और जब आप 24 घंटे स्ट्रेस में रहेंगे तो फिर उस नर्व की हैबिट बन जाती है कि वो एक्टिव रहे और वो एसिड प्रोड्यूस करती रहे आपके पेट के अंदर। लेकिन होम्योपैथी बिलीव कि ऐसे पेशेंट को मैं उसके स्ट्रेस का ट्रीटमेंट करूंगा, मैं उसके एसिडिटी का एक ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम स्टार्टेड फ्रॉम मेंटल एंड इमोशनल लेवल। अब ये ट्रीटमेंट क्या होगी, ट्रीटमेंट ये होगी कि विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, हमारा जो पेशेंट है वो आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, आफ्टर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, वो अपने स्ट्रेस को बड़े हेल्दी वे में मैनेज करने वाला बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, बट ही विल बी मोर एबल टू डील और हैंडल हिज स्ट्रेस, तो जिसकी वजह से उसकी एसिडिटी और जो प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाएगी फिजिकल बॉडी। इन द सेम वे हमने एक्सपीरियंस किया है, ऑब्जर्वेशन कही है कि बहुत सारे चेस्ट के जो डिसऑर्डर्स हैं, लंग्स के डिसऑर्डर्स लाइक ट्यूबरकुलोसिस, लाइक लंग्स डैमेज, राइट, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, इनकी कहीं ना कहीं कड़ी जाके स्ट्रेसफुल और डिप्रेस लाइफ से गुजरती है, ठीक है, जुड़ती है जैसे।
तो जो लोग डिप्रेशन में ज्यादा होते हैं, यू विल सी कि वो लोग लाइफ में उनका प्रोपोर्शन ज्यादा मिलेगा जो जाके फिर लंग्स के डिसऑर्डर का शिकार हो। तो एज अ होम्योपैथी वी बिलीव कि एक इंडिविजुअल होलिस्टिक होता है, ठीक है, और इसी वजह से साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी बिग पार्ट इन आवर थेरेपी। और अगर मैं ये कहूँ कि भाई अगर आप साइकोलॉजी को इग्नोर कर दें तो होम्योपैथी मेडिसिन सेलेक्ट नहीं हो सकती, पेशेंट की ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। राइट, राइट। आपकी इस तफसीली जवाब के दरमियान में मुझे कुछ सवालात और भी आए। पहले तो मैं एक बात अपने नाजरीन से शेयर करता चलूं, जो अभी आपने रिलेशन बताया कि हम इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं। मैं पर्सनली एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता। एक्चुअली एलोपैथिक मेडिसिन पे नहीं, बल्कि एलोपैथिक मेडिसिन देने वालों पे इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता। जब से मुझे एक सिस्टम समझ में आया कि कैसे मेडिकल या मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज कमीशन रखती हैं अपनी मेडिसिन सेल्स करने के ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही चूंकि ताल्लुक मेडिसिन से था, ताल्लुक मेडिकल फील्ड से था, तो होम्योपैथी के हवाले से भी मुझे थोड़े से कंसर्न थे। तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं एक दफा अवेद भाई से मिला। उन्हें मैंने अपने 2 इश्यूज बताए। एक, मैंने कहा कि मुझे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। दूसरा, मैं लेथार्जिक बहुत ज्यादा महसूस करता हूँ। इन्होंने मुझसे कई सारे सवालात किए, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है, बेतहाशा सवालात किए। उसके बाद एक मेडिसिन दी। अगले दिन मैं बिल्कुल फिट था। अब मुझे थोड़ी सी जुस्तजू हुई। मैंने पूछा कि भाई ये मेडिसिन कैसी थी? कहने का, भाई मैंने तुम्हें कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन दी थी, जब तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन खत्म हो गया तो तुम्हारी बॉडी के बाकी सिम्टम्स खत्म हो गए, क्योंकि तुम्हारी उम्र नहीं थी कि घुटनों में दर्द हो। अब अगर मैं किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाता तो वो मुझे पेनाडोल दे देता। वहाँ वाकई मुझे एक बात का एहसास हुआ कि चंद पानी के कतरे मीठी मीठी गोलियों में मिला के नहीं दिए जा रहे, इसके पीछे वाकई कोई एक साइंस चल रही है। उसके बाद से हम अवेश भाई के जो है थोड़े से गर्विदा हुए। तो एक जो अभी आपने रिलेशन बताया कि हमारे स्ट्रेस लेवल का हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जो कि मेरी खुद की भी जो फील्ड है एनएलपी, उसमें ये बात सिखाई जाती है कि आपके स्ट्रेस का, आपकी एंजाइटी का, आपके डिप्रेशन का आपकी बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ एरियाज के ऊपर इम्पेक्ट पड़ता है। आप इसमें जहां आपने एक बात कही कि जब आप मेडिसिन देते हैं तो बंदे का स्ट्रेस खत्म नहीं होता, लेकिन वो उस स्ट्रेस को हैंडल करना सीख लेता है। जो मैं लोगों के अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम देखता हूँ वो ये कि जितनी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को वो उससे ज्यादा बड़ा करके देख रहे होते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे, अगर मैं एक गली से जा रहा हूँ और मेरे सामने एक कुत्ता आ जाता है और मुझे उस कुत्ते से डर लग रहा है, तो बास लोग उस कुत्ते को कुत्ता नहीं देख रहे बल्कि उसको एक शेर की शक्ल में देख रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। एज अ थेरेपिस्ट उसे उस कुत्ते की शक्ल ही दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये बस इतनी है, इतनी बड़ी नहीं है जितनी तुमने अपने जहन में बना दी। क्या आपकी मेडिसिन भी ऐसा ही काम करती हैं? हाँ, एक्चुअली मैं, अच्छा यहाँ पे चूंकि आप क्वेश्चन एनएलपी बेस्ड भी हो सकते हैं, तो इंग्लिश में एक टर्म यूज होती है ना, जार्गन, कि एक होम्योपैथी की अपनी लैंग्वेज, आपकी एनएलपी की अपनी लैंग्वेज है। तो जो सिनारियो आप मुझे बता रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही है। एक्चुअली हम इसको क्या कंसिडर करते हैं कि एक पेशेंट जब किसी कुत्ते को शेर की तरह समझने लगता है तो आप उसकी लाइफ हिस्ट्री को उठाइए पीछे, यकीनन कोई ऐसा फेज भी आया होगा जब वो कुत्ते को कुत्ता ही समझ रहा था और उससे उतना ही डर रहा था, राइट। लेकिन चूंकि कुछ एडिशनल फैक्टर्स होंगे जो उसकी इमोशंस और माइंड पे असरअंदाज होते रहे, कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट करते रहे उसको, तो अब उसकी हाइपर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, उसकी सेंसिटिविटी लेवल बहुत हाइपर हुई है। ठीक है, इसकी आसान सी मिसाल है, कुछ लोग होते हैं, आप भी देख रहे हो और पीछे से आके मैं थोड़ा सा हल्का सा हिला दूं या डराऊं, तो आपने देखा होगा डिफरेंट लोगों के रिएक्शन डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग हल्का सा डरेंगे, कुछ लोग सिर्फ गर्दन घुमाएंगे और कुछ लोगों का दिल हिल जाएगा। वो जो दिल हिल जाता है वो कैफियत क्या है? बिकॉज दोज पीपल आर हाइपर सेंसिटिव। यहाँ पे जो हम जो मेडिसिन देते हैं ना वो हाइपर सेंसिटिव है। In homeopathy, we try to treat the patient's hypersensitive level. We try to bring it down to the normal sensitivity. कि वो इस तरह से दोबारा ना डरे। और ये कैसे होता है? डेफिनेटली वी बिलीव के अंदर एक लाइफ फोर्स है हमारी बॉडी के, लाइफ फोर्स। डेफिनेटली साइंस इज नॉट अ बेंचमार्क। देखें, एक बात है, साइंस इज नॉट ए बेंचमार्क। अगर साइंस हमारी बेंचमार्क होती
तो वो इस बात का जरूर जवाब देती है कि एक लिविंग बॉडी के अंदर की क्या एक एनर्जी है जो उसको मूवमेंट पे मजबूर करती है। हालांकि ऑर्गन्स, केमिकल्स और न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स वो सारे के सारे डेड बॉडी में भी तो हैं, लेकिन लिविंग बॉडी मूव कर रही है, डेड बॉडी मूव नहीं कर रही। साइंस डज नॉट आंसर इट। साइंस डज नॉट हैव एनी apparatus टू डिटेक्ट दैट एलिमेंट जो कि इमटेरियल है। So we believe that there is a life force, and definitely with the help of our therapy, we try to stimulate that life force. सही है। अब वो लाइफ फोर्स स्टिमुलेट हो जाती है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। एक बात और ऐड कर दूं यहाँ पे, क्योंकि देखें हर इंडिविजुअल, अब जो आपने एक सवाल जो किया था उसी से कंटिन्यूटी में मैं एक जवाब देना चाह रहा हूँ कि हर इंडिविजुअल की ना नॉट ओनली द सेंसिटिविटी लेवल बल्कि उनका ये लेवल भी डिफरेंट होता है कि उनकी कौन सी बॉडी के अंदर कौन सा स्पॉट उनका वीक है, राइट। जो स्पॉट उनका वीक होता है ना, फॉर एग्जाम्पल उनका लिवर स्पॉट वीक है, फॉर एग्जाम्पल उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ पेशेंट्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो उनका नेचुरल जो है वो एफिनिटी है, उनकी वीक स्पॉट है, तो वही एरियाज फिर अफेक्टेड होते हैं वेन एवर देयर मेंटल और इमोशनल लेवल्स आर डिस्टर्ब। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट गोज। एक बात और थी, जब मेडिसिन के जरिए किसी के स्ट्रेस लेवल को आप डाइल्यूट कर लेते हैं, तो चूंकि वो ना जाने कब से इस स्ट्रेस के अंदर हो और कब से उसकी बॉडी इन सिम्टम्स के साथ जो है या इन स्टिमुलस के ऊपर जो है एक्सपोज हो रही हो, तो मेडिसिन लेने के बाद उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कितने टाइम तक आ सकती है, एक्सपेक्टेड हो सकती है, ये वेरी कर सकती है पेशेंट टू पेशेंट? देखें, ये डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करता है। नंबर वन कि जो डिसऑर्डर है, जो डिजीज है जिसके लिए पेशेंट आता है मेरे पास, वो कितना सीरियस है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स जैसे ट्यूमर्स डेवलप हो जाते हैं बॉडी में, इनको हम कहते हैं कि अब जो ऑर्गेनिक लेवल पे डिसऑर्डर आ जाए। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये सवाल है कि कितना सीरियस है फिजिकल डिसऑर्डर। नंबर टू, उनका जो हेल्थ स्टेटस है, ओवरऑल हेल्थ स्टेटस जिसमें मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ शामिल है, वो कितनी अच्छी है अभी। नंबर थ्री, उनके डोमेस्टिक इश्यूज, क्योंकि एक देखें ना, एक स्ट्रेस जो है मुझे घर से मुसलसल मिलता है, तो अब मैं कितनी अच्छी मेडिसिन क्यों ना ले लूं, मैं कितने अच्छे डॉक्टर्स के पास क्यों ना चला जाऊं, जब तक वो एक स्टिमुलस मौजूद है, स्टिमुलेटिंग फैक्टर मौजूद है, तो मेरी बीमारी की जो रिकवरी रेट है वो इतना अच्छा नहीं होगा। इसको हम प्रोग्नोसिस कहते हैं, राइट। इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी इट इज कॉल्ड एज प्रोग्नोसिस। तो ये इस पर डिपेंड करता है, बट आई कैन से विद अश्योरिटी कि एक होम्योपैथिक मेडिसिन विच इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द फैक्टर्स विच आई टोल्ड यू अर्लियर, जो मैंने आपको पहले बताए थे, एक होम्योपैथिक मेडिसिन जो सेलेक्ट होती है ना, जो उस पेशेंट के लिए बेस्ट मेडिसिन होती है, सिंगल रेमेडी, वो मेडिसिन विद इन 2 और 3 डेज वो अपना बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दिखाती है। अगर फिजिकल प्रॉब्लम अपनी जगह मौजूद हो तो पेशेंट ये रिमार्क्स देता है कि वो अंदर से बहुत अच्छा फील कर रहा है, वो ये रिमार्क्स देता है कि उसका एनर्जी लेवल बहुत इंप्रूव हुआ है, वो ये रिमार्क्स देता है कि डॉक्टर साहब अभी भी एसिडिटी मौजूद है लेकिन स्ट्रेस आ रहा है ना तो मैं घबरा नहीं रहा, अभी भी मैं अभी भी डॉग से डर रहा हूँ, लेकिन अब जब वो आता है तो मेरा वो रिएक्शन नहीं होता, मुझे लगता है कि मैं बड़े अच्छे से डील कर रहा हूँ। तो दीज रिमार्क्स जब पेशेंट अंदर से अच्छा फील करने लगता है ना, दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर अस। और हम फिर उसी, ये हमारे पास इंडिकेशन होती है कि मेडिसिन जो है वो उसने काम कर दिया है। राइट। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपने और कही थी कि किसी जमाने में जिसको वो शेर समझ रहा है वो उसे डॉग ही समझता था, तो वो कौन सी एज होती है जिसमें इंसान इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ ज्यादा वर्नरेबल होता है, ज्यादा उसको चांसेस होते हैं कि वो ये प्रॉब्लम का शिकार हो जाए? देखें, एक तो अंडरस्टूड बात है कि आप फ्रॉम द एज ऑफ 40, क्योंकि जब हमारी बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो डिक्लाइन की तरफ जाते हैं, ये बायोलॉजिकल फैक्टर है, लेकिन दैट इज नॉट दी ऑलवेज क्वालिटी आंसर। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो अपनी यंग एज में हैं और उनकी हेल्थ स्टेटस बहुत ज्यादा डिटेरियोरेटेड है, और उसकी वजह यही होती है कि आपका जो पेशेंट है उसका हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसा है, ठीक है, और वो कैसी लाइफ गुजार रहा है, उसकी डोमेस्टिक हैबिट कैसी हैं, कोई ऐसे तो फैक्टर्स नहीं जो उसको साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर रहे हैं मुसलसल, राइट। तो ये सब चीजें हमें बताती हैं कि कौन सा पेशेंट जो है वो किस वक्त जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है किसी इशू से।
अगर इस चीज को आप देखें तो यू कैन नॉट से फॉर श्योर कि ये एज होनी चाहिए। हम बात करते हैं फैक्टर्स की, एक्चुअली एज की फैक्टर्स की बात होती है। तो जो 40 इयर्स है उसमें बेसिकली फिजिकली पॉसिबिलिटी है कि फिजिकल उसकी बॉडी जो है वो वीक हो रही हो, तो उसके ऊपर ज्यादा चांसेस हैं फिजिकल सिम्टम्स के जाहिर होने के, राइट। लेकिन प्रॉब्लम का आगाज कहाँ से होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का आगाज? हाँ, ये प्रॉब्लम का आगाज देखें, ये इस जब आप हिस्ट्री लेते हैं ना पेशेंट की, तब आपको पता चलता है कि एक लम्हा ऐसा आता है कि जब ना बॉडी अंदर से हिल जाती है। ठीक है, एक मिसाल मैं आपको एक केस की एग्जांपल दूंगा आपको कि मेरे पास एक केस आया था, पेशेंट था, हाँ, जिसमें उसको नर्वस एग्जॉस्शन होती थी, उसको नर्वस अटैक्स होते थे, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते थे, कहीं पे जरा सी हल्की सी वो सिचुएशन डिस्टर्ब देखे, कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए, बाइक से कोई गिर जाए या कोई बच्चा जो है कुर्सी से गिर गया, कोई किताब गिर गई, उसका दिल हिलने लगता था, पॉल्पिटेशन, सिवियर पॉल्पिटेशन उसको होने लगती थी। अब वो मेरे पास आया था, व्हेन आई वाज टेकिंग हिज हिस्ट्री, मैंने इससे सिर्फ एक सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम आपकी कब से शुरू हुई? देखिए, पेशेंट भी ना बहुत कुछ जानता है अपनी बीमारी के बारे में, हम डॉक्टर्स को ये बात अप्रिशिएट करनी चाहिए, राइट। तो उसने कहा कि मुझे लगता है सर कि 3 साल पहले ना ये मसला मेरे साथ शुरू हुआ। मैंने कहा 3 साल पहले क्या हुआ था? उसने बताया कि उसका एक कजन था, उसके साथ वो बहुत ज्यादा क्लोज था, जस्ट लाइक मोर लाइक अ ब्रदर, मोर लाइक अ बेस्ट फ्रेंड। तो अब वो कराची आ गया, उसका कजन गांव में ही रह गया। तो एक दिन उसको चंद महीनों के बाद उसको ये खबर आई कि उसका जो कजन है उसकी डेथ हो गई है, मर्डर हो गया, ठीक है। अब वो उसने जैसी खबर सुनी, वो क्या, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, उसने कहा मैंने बस अगले दिन ही जाके टिकट बुक कराया, मैं ट्रेन में बैठा, ट्रेन में बैठने के बाद मुझे होश नहीं है क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं घर की चारपाई पे लेटा। घर वालों ने पूछा भी कि क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। कह रहा है बस वो दिन है और आज का दिन ये हालत मेरी संभलती नहीं है। एंड यू नो व्हाट, हमारे पास एक मेडिसिन है जिसका रूट कॉज क्या है कि उसमें जो भी प्रॉब्लम हो, उसका अगर रूट कॉज ये है कि यू गेट द इमोशनल शॉक बाय लूजिंग अ लव्ड वन, अपनी किसी जिंदगी में कोई बहुत अजीज जिसको आप रखते हो उसको आप खो दें, उस इमोशनल शॉक से जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं उसके लिए वो मेडिसिन दी जाती है। एंड आई सिंपली प्रिस्क्राइब मी दैट मेडिसिन। He was very young in the age, so it depends कि आपका जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर है ना, जिसने आपकी बीमारी को स्टिमुलेट किया, वो कितना पावरफुल है और वो लाइफ में कभी क्या। तो क्या मतलब इससे दो बातें तो क्लियर होती हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कहीं ना किसी पास के किसी इवेंट से स्टार्ट हुई होती है, राइट, जिसके बारे में पेशेंट को मालूम होता है। अगर हम उसे इंक्वायरी करना शुरू करें इस हवाले से तो हमें एग्जैक्ट रूट मिल जाता है। यस, एग्जैक्टली, जब हम रिकॉल करवाते हैं तब एट द टाइम ऑफ द इमोशनल शॉक उसको ये नहीं पता, बल्कि उसको ये भी नहीं पता होगा कि मुझे इसके बाद भी कोई मसला होगा नहीं होगा। एक बात मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, क्या इलाज से ज्यादा टाइम डायग्नोज करने में लग सकता है? देखें, एज अ होम्योपैथ, अगर आप ये क्वेश्चन हमारे पास भी आता था जब हम पढ़ रहे थे, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ स्किल्ड you are in your profession, in your art of medicine, right? मुझे सीधा पता जब when I started practicing homeopathy, तो मुझे एक पेशेंट को सिर्फ समझने नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा मुझे वो पेशेंट समझ में भी नहीं आ रहा होता था। मैं तकरीबन 2-2 ढाई घंटे उसके साथ बैठा रहता था, सिम्टम्स की ले रहा हूँ उससे पूरी फ्रॉम हेड टू टो तमाम सिम्टम्स ले रहा हूँ। समटाइम्स मेरा पेशेंट बहुत ज्यादा फेडअप हो जाता था और वो कहता था कि डॉक्टर साहब अब जो मेडिसिन है वो दे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब मेरी नॉलेज बहुत ज्यादा और मजीद पॉलिश हुई और व्हेन आई अंडरस्टूड द डीप पर्सनैलिटीज ऑफ द पीपल एंड द नेचर ऑफ मेडिसिन, तो मेरे लिए ये टाइम बहुत कम होता चला गया। अब ये हाल है कि मेरे ख्याल है आई कैन डायग्नोज द रूट कॉज ऑफ द पेशेंट्स प्रॉब्लम्स इन 30 मिनट्स और समथिंग, ठीक है। उसके साथ एक डिटेल्ड इंटरव्यू होता है 30 मिनट्स का, एंड आई एम एबल टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज। ये डिपेंड करता है, एज अ होम्योपैथ इट डिपेंड्स मोर हाउ गुड यू आर इन योर प्रैक्टिस एंड हाउ वेल यू अप्लाई योर नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी एंड होलिस्टिक अप्रोच। अच्छा, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या एक इवेंट जिसने एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्रिएट किया, वो अमूमन कई सारी और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करना शुरू कर देता है।
राइट। तो बास औकात आपको सिर्फ एक इवेंट नहीं डायग्नोज करना होता, आपको मल्टीपल एरियाज के ऊपर उसको चेक करना होता है, यानी उसकी इमोशनल डिस्टरबेंस मल्टीपल एरियाज में हो सकती है। तो ऐसी सूरत में केसेस कभी कभी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाता है, राइट। बिल्कुल हो जाता है। जैसे अभी आपने कुछ फैक्टर्स मुझे बताए थे, उसमें से जो मुझे फील आती है सीरियसनेस, पेशेंट का सीरियस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो जिससे इलाज करवा रहा है उस पर ट्रस्ट करके सीरियसली उसकी प्रिस्क्रिप्शन को इम्प्लीमेंट करना शुरू करे अगर वो रिजल्ट चाहता है। अच्छा, बच्चों के अंदर किस किस किस्म की इमोशनल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? जी एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना, वो बहुत सारे ऐसे इमोशनल फैक्टर से बचे हुए होते हैं जिसका शिकार उमूमन एडल्ट होते हैं, राइट। तो हमारे पास रेंज बड़ी लिमिटेड है लकीली, लेकिन चैलेंजिंग टास्क ये होता है क्योंकि बच्चा अपनी इमोशनल लैंग्वेज नहीं बोल सकता, वो पहचान नहीं पाता, तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो यूजुअली बच्चे जिस चीज का शिकार होते हैं ना, वो होती है सोशल इंटरेक्शन। उनमें मैंने ये देखा है, जो अब तक मैंने केसेस देखे और जिनको मैंने स्टडी भी किया है, कि उनके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं जब वो स्कूल्स जाना शुरू होते हैं। उनके अंदर प्रॉब्लम्स आती है जब वो पेरेंटल लव उनको नहीं मिलता। मेजॉरिटी ऑफ देयर प्रॉब्लम्स आर मोस्ट इमोशनल। इमोशनल डेप्रिवेशन होती है, इमोशनल आइसोलेशन हो जाती है। नंबर थ्री प्रॉब्लम होती है इमोशनल रिजेक्शन। अब ये 4-5 नफी तुली प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इनके जो मैनिफेस्टेशन है, उनके जो एक्सप्रेशन है, वो बहुत ही वैरिड है, बहुत फुल ऑफ वैरायटी है। अब वहां पे वो जो वैरायटी उनकी मैनिफेस्टेशन है, वहां से हम उनकी पर्सनैलिटी को असेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कुछ बच्चे आएंगे, आपके पास प्रॉब्लम आएगी कि वो बच्चा सोशल नहीं है, वो चुप रहता है, राइट। जब आप उसकी, हमने ये स्टडी की है कि ये वो लोग होते हैं जो दोस्त हु सफर फ्रॉम इमोशनल पेरेंटल रिजेक्शन, आई वुड सजेस्ट। वो पेरेंटल रिजेक्शन होती है जिसकी वजह से उनको वो इमोशनल नीड उनकी कवर नहीं होती है, और चूंकि वो पर्सनैलिटी वाइज वो लोग थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, सो दे वो इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं कि नाउ आई हैव टू प्लीज माय पेरेंट्स टू गेन देयर इमोशनल लव, ओके। और वो प्लीज करने के चक्कर में ही वुड ट्राई टू बिकम परफेक्शनिस्ट, दैट मेरी जिंदगी का हर चीज जो है वो इंतहाई परफेक्ट होनी चाहिए, नो फ्लॉज, नो प्रॉब्लम्स, नो एरर्स, ठीक है। बिकॉज दिस वे ही कैन फील सिक्योरिटी, दिस वे ही कैन गारंटी दैट हिज पेरेंट्स वुड लव हिम। एक और टाइप के बच्चे होते हैं दोज हु आर मोर ऑन द इमोशनल लेवल। इमोशनल लेवल इन अ सेंस के वो अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सद्देबाब वो इमोशनल लेवल से ही करते हैं। कैसे? दे लर्न हाउ टू प्लीज देयर पेरेंट्स। एक बन जाते हैं परफेक्शनिस्ट और एक बन जाते हैं प्लीजिंग। अब जब वो प्लीजिंग बन जाते हैं तो दे लव सोसाइटी, दे लव सोशल सर्कल, दे लव गैदरिंग विद पीपल। व्हाई? बिकॉज दे वांट देयर अप्रूवल, उनको उनका अप्रूवल चाहिए। और इसीलिए वो बच्चे जो हैं वो इतने सोशल होते हैं कि उनको अकेला नहीं रहा जाता। और जो परफेक्शनिस्ट होते हैं, क्योंकि उनको अपने काम में परफेक्शन चाहिए, सी लुक एट द डिफरेंस, उनको अपने काम में परफेक्शन चाहिए, सो देयर इज नो रोल ऑफ सोशल गैदरिंग इन इट, राइट। आप उनके कमरों में जाएंगे, उन बच्चों के खिलौने, उन बच्चों की किताबें, उन बच्चों की हैंड राइटिंग, उनके कपड़े, पेरेंट्स रिमार्क ये बच्चे खुद करते हैं। जो दूसरे सोशल बच्चे उनके बारे में पेरेंट्स रिमार्क देंगे कि भाई हम इसको डांट टपट के हमें इसको कमरे में भेजना पड़ता है, ये जाता ही नहीं है या ये जाती ही नहीं है। और देयर आर अदर चिल्ड्रन हु बिकम वेरी एग्रेसिव, जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, राइट। क्यों? उनको वो इमोशनल नीड नहीं मिली। जो ट्रिगरिंग कॉज है वो तो सेम है, वो अपने लिए अटेंशन लेने के लिए वो बहुत एग्रेसिव जेस्चर्स देते हैं। वो बच्चों को मारते हैं, ठीक है, वो गुस्सा ज्यादा करते हैं, वो जिद्दी हो जाते हैं, राइट। और उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ सकती है। पेरेंट्स हो सकता है ये रिमार्क दें कि जब अपने से छोटी उम्र के बच्चों के साथ होता है तो अच्छा होता है, राइट, और उन पे बुली भी करता है, उनको गुस्सा भी करता है, लेकिन जब हमारे सामने होता है या अपने से बराबर के बच्चों के सामने होता है तो हिज रिस्पॉन्सेस आर कंप्लीटली डिफरेंट। डुअल पर्सनैलिटीज। एक इस टाइप के बच्चे होते हैं और एक ऐसे टाइप के होते हैं दोज हु आर एग्रेसिव, नो मैटर इफ द पर्सन इन फ्रंट ऑफ देम इज वेरी फेक, वो एग्रेसिव हैं तो एग्रेसिव ही रहेंगे। सो हम इनकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, इनकी एक्सप्रेशंस हैं, इनसे इनकी पर्सनैलिटी को हम असेस करते हैं।
और when we assess their personality, we have got medicines for these personality types. तो हमें उन मेडिसिन को पढ़ के ये मेडिसिन से की बात यहाँ पे ऐड कर दूंगा साथ साथ कि हमारी जो मेडिसिन है ना वो इंसानों के ऊपर प्रूव हुई है, उनकी टेस्टिंग इंसानों के ऊपर हुई है, राइट। और कैसे हुई हुई है, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों को बहुत फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मेडिसिन खिलाई गई, इतनी खिलाई गई कि उन मेडिसिन ने उनकी बॉडी के ऊपर, उनके माइंड के ऊपर, उनके इमोशन के ऊपर सिम्टम्स प्रोड्यूस करना शुरू किए। और बहुत ही कैलकुलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर ये काम होता है। और जिन लोगों को खिलाई जाती है मेडिसिन उनको एजुकेट किया जाता है कि आपने किस तरह से अपनी चेंजेस ऑब्जर्व करनी, वो सब रखी गई। बहुत सारे लोगों की उनको रखा जाता है, उनको टैली किया जाता है, फिर एक ड्रग, एक मेडिसिन की पूरी कंप्लीट पिक्चर हमारे सामने आती है। इसमें इंडिविजुअल सिम्टम्स भी होते हैं लोगों के और एक जनरल पिक्चर भी होती है। तो हम उस जनरल पिक्चर को देख के असेस कर लेते हैं कि भाई ये भी पॉसिबल है कि अगला जो इसको डिसऑर्डर हो, आगे जब बीमारियां हो तो वो से रिलेटेड हो, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो। और जब ऐसी प्रॉब्लम्स हम असेस कर लेते हैं तो हम उनको पेशेंट को काउंसलिंग भी अच्छी कर लेते हैं। कि बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं, मैं उनको कहता हूँ कि भाई आपको अपना स्ट्रेस रिलीज करना है, आप वॉक किया करें रात में, हुआ आपको अपना स्ट्रेस रिलीज करना है, आप तेल के खाने कम खाया करें, राइट। सो इट हेल्प्स, यू नो, एक पूरा एक कंप्लीट सर्कल बनता है ये, राइट। और इसके बगैर एक होम्योपैथिक एक चिल्ड्रन के अंदर भी हम यही काम करते हैं, क्योंकि वहां पे लैंग्वेज थोड़ी लिमिटेड होती है, एक्सप्रेशन लिमिटेड होते हैं। तो एंड चिल्ड्रन आर इमोशनल, दे आर नॉट माइंड, दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल्स, दे आर इमोशनल। तो हमारा फोकस ज्यादातर होता है इमोशनल लेवल पे। ओके, अच्छा, यहाँ पे तो कई सारे एरियाज जो है मैं देख रहा हूँ कि खुलते जा रहे हैं, राइट। यानी कि अभी हमारी बात हुई थी कि जिस वक्त बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है वहां से उसके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। लेकिन जो अभी हमने साइकोलॉजिकल अगर इश्यूज हों तो, अगर इश्यूज हों तो उसमें से अभी जो हमने ज्यादातर फैक्टर्स स्टडी किए या अभी हमने देखे तो वो पेरेंट्स के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं अभी तक। यकीनन स्कूल के अंदर टीचर्स के बिहेवियर के ऊपर भी आएंगे। और इसकी एक बड़ी लॉजिकल आंसर जो है इसका बड़ा सिंपल सा आएगा, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे बिना कुछ किए अपनी सारी जरूरत की चीज मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन एक सर्टेन एज पे जाके उसे हर चीज बिना कहे नहीं मिलती, फिर उसको अर्न करनी पड़ती है और वहां से बिहेवियर इश्यूज आना शुरू होते हैं। अब वो एग्रेसिव भी हो सकते हैं, वो परफेक्शनिस्ट भी हो सकते हैं, वो प्लीजिंग भी हो सकते हैं, जो अभी हमने तीनों डिस्कस किए। अब इसमें जैसे अभी आपने एक बात बताई कि जैसे परफेक्शनिस्ट है वो सोशल गैदरिंग में नहीं जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली अगर सोशल गैदरिंग उसकी कम होती जाएगी तो इन फ्यूचर वो डिप्रेशन की तरफ जाएगा, और अगर आइसोलेशन की तरफ गया तो सुसाइड की तरफ जा सकता है, राइट। तो ये सारे कनेक्शन आपस में आगे जाते जाते जब वो 20 साल का, 30 साल का या 40 साल का होता है तो उसके अंदर ये सारे फैक्टर्स बहुत बड़ी शक्ल में, यानी कि वो जो डॉग थे वो शेर बन के सामने आ चुके होते हैं। ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसे। अब जैसे परफेक्शनिस्ट टाइप की आपने चूज किया ना, मैं उसी की एग्जांपल देता हूँ। होम्योपैथी में जो मेडिसिन बनती है ना इस तरह के लोगों के लिए, जो दोज हु हैव अ परफेक्शनिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, वो मेडिसिन बनती है कॉमन सॉल्ट से। वही सॉल्ट है जो हम रोजाना खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये बच्चे कैसे होते हैं बेसिकली, अब मैं पेरेंटल गाइड की तरफ भी नहीं जाऊंगा, ये चीज आपको बहुत ज्यादा एक्साइटिंग भी लगेगी कि होम्योपैथी तो उन कॉजेस को भी आइडेंटिफाई कर सकती है। एक होम्योपैथ जो उस वक्त बच्चे को फील होते हैं, फेस करता है जब वो माँ के पेट में होता है। मैं किताबों में पढ़ता था, मुझे यकीन नहीं आता था until I saw one patient, I still remember that, कि वो बच्चा जो है बहुत चुप रहता था, इंट्रोवर्टेड है बहुत, मिलता जुलता नहीं है, अपने काम से काम रखता है, ड्राइंग उसकी बहुत अच्छी है, राइटिंग उसकी बहुत अच्छी है, टेस्ट में मार्क्स उसके 2 नंबर कम आ जाए वो खाना पीना छोड़ देता था। तो when she came to me, और वो प्रॉब्लम बच्चे को कुछ स्किन डिसऑर्डर था for which she came, and then I started exploring his personality. तो मदर ने ये कहा कि when she was pregnant with him, her father passed away. ये बातों से बात निकली एक्चुअली, उस माँ को नहीं पता था कि ऐसा कुछ है, मैंने बात से बात निकाली। When I asked her about that, she told me कि I think she was 5th or 6th month pregnant with that child when her father passed away, right? और then I questioned her, क्योंकि हम ये समझते हैं ना कि माँ और बच्चे का एक इमोशनल कनेक्शन होता है, राइट। इवन जब माँ बाप लड़ रहे होते हैं या खुश होते हैं तो वो चीज ही बच्चा फील करता है व्हेन द चाइल्ड इज इन द वूम, तो माँ के पेट में होता है। उसने कहा कि आई वाज बैडली शॉक्ड
कह रही है मुझे बहुत धचका लगा था और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं 10 या 15 सेकंड ऐसे थे कि अगर आप मुझसे मेरा नाम भी पूछे तो मुझे नहीं पता। एंड द चाइल्ड वाज बोर्न लाइक दैट। इंटरेस्टिंगली ये वाहिद बच्चा था उस औरत का जो इतना इंट्रोवर्टेड था। सो अब बच्चे की परसेप्शन क्या है, देखें उस वक्त तो हम नहीं जानते कि बच्चे ने क्या परसीव किया होगा, लेकिन बाद में जो उसकी एक्सप्रेशन आए उससे हम इसकी पर्सनैलिटी को असेस करते हैं। और उसने ही बिकेम वेरी परफेक्शनिस्टिक। तो कहने लगी औरत के एक जो था ऐसा भी हुआ कि मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा मैं आपको ना फर्स्ट आगे दिखाऊंगा, एंड ही कुडंट गेट दैट फर्स्ट पोजीशन। He simply got completely locked himself in his room. अब माँ ने कहा कि मैंने उसको बड़ा समझाया कि बेटा ऐसा नहीं है, तो उसने कहा कहीं ऐसा तो नहीं मम्मा कि आई लेड यू डाउन, मैंने आपको नीचा तो नहीं कर दिया, डिड आई डिसअपॉइंट यू। तो कह रही है कि समटाइम मैं बड़ी ज्यादा परेशान हो जाती थी उसके इस एटीट्यूड की वजह से। When I prescribed the medicine of made from the common salt, मैंने उनसे कहा कि आप इसके इमोशनल चेंजेस भी देखिएगा, ये ऐसा नहीं कि इंट्रोवर्टेड था एक्सट्रोवर्टेड हो जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बच्चा बाय पर्सनैलिटी इंट्रोवर्टेड है तभी उसने माँ के ऐसे शॉक को फील किया। अगर वो पर्सनैलिटी वाइज सोशल होता, ओपन होता, एग्रेसिव होता, एक्सट्रोवर्टेड होता, तो वो शायद माँ के इस इमोशनल शॉक को परसीव ही नहीं करता। ऐसा बिकम एक्सट्रीमली वर्कaholic, जो खपती नहीं होते काम के, और वो ऐसे बन जाते हैं। दे वुड बी, यू विल सी देम लेस इमोशनल, हालांकि वो लेस इमोशनल होते नहीं है, दे बिल्ड अ वर्ल्ड अराउंड देमसेल्फ, क्योंकि उनको पता होता है, उनको डर होता है कि दे मे गेट इमोशनल नेचुरली क्योंकि ये लोग इमोशनली वल्नरेबल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, सो दे फियर रिजेक्शन। दैट इज व्हाई दे बिकम सो परफेक्शनिस्ट इन देयर वर्क अप्रोच। यही वो लगेगा कि ये इनकी बेगमात शिकायत करती हैं कि ये दिन में 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑफिस वर्क, घर वालों के लिए टाइम नहीं होता। तो बाद औक़ात जब ये पेशेंट्स हमारे पास लेट्स सपोज 40 इयर्स ऑफ एज में आते हैं, तो तब भी दो सिनारियोज हो सकते हैं, या तो इन्होंने कोई और इमोशनल शॉक ना ले लिया हो जिसकी वजह से इनकी जो हेल्थ है उसने एक ट्विस्ट लिया हो या एक टर्न ले लिया हो, मीन्स पर्सनैलिटी और उनकी प्रॉब्लम्स में कोई चेंज आ गया हो नेचर में। अगर ऐसा ना हो तो उनको 40 साल की उम्र में भी वही मेडिसिन चाहिए होती जो उनको उस वक्त चाहिए थी जब वो माँ के पेट में थे, राइट? बिकॉज दे एक्सपीरियंस्ड दैट रिजेक्शन, दैट इमोशनल शॉक, कि कुछ देर के लिए उनकी माँ उनसे हट गई थी, राइट? तो ये बिल्कुल हो सकता है, लाइफ लॉन्ग भी चलते हैं ये प्रॉब्लम्स। अच्छा, यहाँ पे एक और जो इशू मैं देखता हूँ आमतौर पे, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी इस किस्म की प्रॉब्लम के हवाले से एजुकेटेड नहीं है। तो आमतौर पे लोग इन प्रॉब्लम्स के हवाले से किसी प्रोफेशनल को रुजू नहीं करते, और फिर जब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है किसी अच्छे बंदे के पास जाते हैं तो वो डायग्नोस भी कर लेता है, लेकिन आमतौर पे लोग इन प्रॉब्लम्स के लिए नहीं आते। तो पेरेंट्स को कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो चेक करने चाहिए बच्चों में? अगर कोई इस किस्म के प्रॉब्लम्स बच्चे में आ रहे हैं तो वो कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं जिसके ऊपर पेरेंट्स को अलार्म होना चाहिए? साहब सबसे पहली बात तो पेरेंट्स को एक बेसिक अवेयरनेस तो होनी चाहिए लाजमी, सही ना? हमारे पास एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि पेरेंट्स खुद नहीं जानते कि उनके बच्चे की स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेसेस क्या हैं, ठीक है ना? वो अपने बच्चे को अपनी पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रहे हो, तो वही समझाने की कोशिश कर रहे हो। बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव होगा लेकिन नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा तो वो इज्जत हासिल करेगा, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स की अवेयरनेस। सेकेंडली जो पेरेंट्स को देखना चाहिए ना बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, वो ये कि इनकी डाइट हैबिट, इनकी मेमोरी व्हेनेवर दे स्टडी, इनकी सोशल हैबिट्स, ये तीन चीजें मेरे एक्सपीरियंस में, ये तीन चीजें जो है ना दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं चीजों से फिर आगे जाके इश्यूज मल्टीप्लाई होते हैं और वो कई कई शक्लें ले लेते हैं। सो पेरेंट्स की अवेयरनेस जरूरी है, ठीक है? और जब वो अवेयर होंगे तो देन ओनली देन दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि उनके बच्चे को किसी मेडिकेशन, किसी काउंसलिंग की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि समटाइम्स पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की जरूरत होती है। कुछ बच्चों के प्रॉब्लम मेडिसिनल भी नहीं होते थे, जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है उनको काउंसलिंग के जरिए और कुछ डिफरेंट इमोशनल टेक्निक अप्लाई करके उनको हल किया जा सकता है। बाकी ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि हमें इन सब चीजों के ऊपर अलग अलग से बाकायदा सेशन करने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें कुछ चीजें मैं अपनी क्लियरिटी के लिए, अपनी ऑडियंस की क्लियरिटी के लिए पूछना चाहता हूँ, जैसे डाइट हैबिट्स के अंदर किस किस्म की तब्दीली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है?
एक्चुअली हमने देखा है कि कुछ बच्चे जो है ना, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, या कुछ बच्चे गोश्त ज़्यादा खाते हैं, कुछ बच्चे तेल की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, और कुछ बच्चे वो चीज़ें खाते हैं जो खाने वाली नहीं होती, लाइक चौक, लाइक मिट्टी, लाइक अब मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगा क्योंकि एक पर्सनालिटी टाइप ऐसी भी है जो आपने नोट किया होगा इवन अपनी एज में भी, किसी भी एज में, कि वो लोग साफ सुथरे होके भी थोड़ा सा लगता है कि यार ये धो के नहीं आए मुंह, या साफ सुथरे होकर नहीं आए। जो कपड़े भी पहनते हैं तो कपड़े बहुत जल्दी उनके ऊपर मैले हो जाते हैं, राइट। और ये वही लोग होते हैं जिनमें कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो पब्लिक में बड़ी ऑकवर्ड दिखती हैं, लाइक पिकिंग योर नोज, लाइक डूइंग लाइक दिस, राइट। उनके नाखून बड़े होते हैं, क्लीनलीनेस का उनके अंदर सेंस नहीं होता। तो एक ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसी चीजें, गंदी चीजें खाते हैं, राइट। एंड आई पर्सनली हैव सीन के एक बच्ची देखी है मैंने जो अपनी नोज के जो क्लिंकर्स होते हैं वो खाती है। फॉर्चुनेटली वी हैव गॉट अ सोल्यूशन फॉर दैट इन होम्योपैथी। जो बच्चे हैं जो थोड़े से बड़े बड़े होते हैं वो मट्टी ज्यादा खाते हैं। इन डाइट हैबिट्स को देखें, ये डाइट हैबिट बॉडी की अंदर होने वाली चेंजेस को बहुत ज्यादा शो करती हैं। जो बच्चे गोश्त ज्यादा खाते हैं, आप देखिएगा वो गुस्से में बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। कुछ बच्चे जो डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, आप देखिएगा वो डेयरी प्रोडक्ट खाने के बाद उनके मूड के अंदर चेंजेस आते हैं। दैट डज नॉट मीन कि डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो कुछ ऐसी बॉडी के अंदर कुछ चीजें हैं जो उस डेयरी प्रोडक्ट को बॉडी के अंदर पॉजिटिव नहीं बना रही। बच्चे आपने देखा होंगे वो कैल्शियम की कमी है कहते हैं, है ना। बहुत आसान सी आपने सोसाइटी के अंदर ये लफ्ज सुना, कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम खिलाओ। जबकि अंडरलाइंग इशू क्या होता है कि कैल्शियम खा रहा है, उसका कैल्शियम एब्जॉर्ब भी नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता उसका कैल्शियम। तो बेसिकली उसको मेडिसिन कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं मिलना चाहिए, उसकी वो एब्जॉर्प्शन ब्लॉकेज खत्म होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो कैल्शियम खाए तो वो एब्जॉर्ब हो। अब चूंकि वो ब्लॉकेज लगा हुआ है, आपको पता है कैल्शियम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन नर्वस सिस्टम, इन मेमोरी एंड इन ब्रेन। तो ये वही बच्चे जो आपको मेमोरी वाइज भी कमजोर मिलेंगे। जब ये बुक्स पढ़ने बैठते हैं इनको नींद आने लगती है, क्योंकि ये छोटे होते हैं तो ये क्या करते हैं, वो सोते नहीं है, ये भाग जाते हैं, राइट। इनके सर में दर्द होता है, ये परेशान होते हैं तो ये भाग जाते हैं। जब वही बच्चे बड़े होते हैं तो वो सो जाते हैं। ठीक, सो एज की वजह से भी मैनिफेस्टेशन में डिफरेंस आता है। सो अगर पेरेंट्स ये इंडिकेशन पहचान लें डाइट की वजह से, तो दे ये ऑल्सो हमें हेल्प करते हैं कि हम बच्चों के इमोशनल और मेंटल नीड्स को अंडरस्टैंड कर लें, विच नीड अर्जेंट रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। राइट, ये बात तो बड़ी इम्पोर्टेंट बातें बताई अभी आपने। मेरे हिसाब से डाइट पूरा का पूरा एक अपना एक अलग एरिया है, क्योंकि हमें हेल्दी डाइट के अंदर क्या चीजें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। बास चीजें ऐसी भी हैं जो कि हमारे घर की आम खुराक का हिस्सा है, लेकिन वो बॉडी के लिए इतनी हेल्दी नहीं है, या उनके कम्बिनेशन इतने हेल्दी नहीं है। एक बात और थी, आपने बताया कि ज्यादातर पेरेंट्स बेसिकली अपनी परसेप्शन को बच्चों पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब उनको ये ख्वाहिश होती है कि बच्चे उनकी मर्जी के मुताबिक या उनके रिमोट कंट्रोल के ऊपर काम करना शुरू कर दें। तो ऐसे सूरत में पेरेंट्स को कैसे समझाएं? हाँ देखें, ये एक थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ये चैलेंजिंग सिचुएशन है, बल्कि क्वेश्चन चैलेंजिंग नहीं है। समटाइम्स ये भी डिपेंड करता है, देखें कि पेरेंट्स का माइंड कितना ओपन है, वो कितने ओपन माइंडेड है, वो कितने विलिंग हैं कि वो ये चीज समझ सकेंगे कुछ ऐसा काम है जो वो गलत कर रहे हैं, राइट। तो उनमें हमने सिचुएशन ऐसी है कि बाज़ औक़ात फादर्स की साइड से ये वाला एक्सेप्टेंस लेवल बिल्कुल जीरो पर होता है। मदर्स तो समझने को तैयार होती हैं, बट फादर जो कि खुद एक पर्सनैलिटी उनकी कैसी है, वो किस तरह का माइंडसेट रखते हैं, किस तरह की पर्सनैलिटी है उनकी, उनका बिहेवियर बच्चे की तरफ, और उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स, सही है ना। ये चीजें भी बड़ा मैटर तो करती हैं। लेकिन डेफिनेटली जब बच्चे की बारी आती है तो हम कोशिश ये करते हैं कि पेरेंट्स को ये समझाएं कि देखें आपके बच्चे की पर्सनैलिटी ऐसी है, ठीक है, आज नहीं तो कल वो आपके डिजायर्ड रिजल्ट देगा। लेकिन आपको क्या करना है, एक सर्टेन एज तक आपने उसको टाइम देना, राइट। और ये बात समझाने के डेफिनेटली डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कई तरीके होते हैं। तो जब हम इस तरह से समझाते हैं तो इट कैन गिव सम रिजल्ट। पेरेंट्स की अवेयरनेस के लिए पेरेंट्स को सेम पेज पे लाना बहुत जरूरी है, वरना पेरेंट्स डेफिनेटली एजुकेटेड होते नहीं, अवेयरनेस होती नहीं, तो वो बच्चों को इमोशनल स्ट्रेस का तो शिकार पेरेंट्स कर देते हैं।
अब जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बच्चा जिसकी कैल्शियम कम है बॉडी में, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, ठीक है, उसकी मेमोरी भी सही नहीं रहेगी, सही, उसका एनर्जी लेवल लो रहेगा, उसका उसका विजुअल फोकस भी सही नहीं होगा। वो कंप्लेन करेगा, जब मैं बुक्स देखता हूँ मेरे सर में दर्द होता है, आईसाइट चेक होने चली जाएगी। जब मैं बुक देखता हूँ मुझे नींद आने लगती है, ड्रामे करता है, इसको पढ़ने का कोई शौक नहीं है, सिर्फ बहाने कर रहा है। मेटाफर आ गया। जब पेरेंट्स को ये बेसिक अवेयरनेस होगी, और जब नहीं होगी तो क्या होगा कि वो उसको पुश करेंगे, उसको फोर्स करेंगे। बच्चा बीमार है, वो जानता है मैं करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, और जब पेरेंट्स फोर्स करेंगे, नाउ इट विल टेक अनदर टर्न, वहां पे ट्रस्ट इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, राइट। सो द प्रॉब्लम मल्टीप्लाई। इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है, एंड यस, पेरेंट्स को सेम पेज पे लाना पड़ता है, एंड देयर आर मेनी मेनी थिंग्स टू डू। ये एक चैलेंजिंग टास्क है। राइट। अच्छा, एक बात और है, अगर बच्चा ओवरवेट हो, यानी छोटी उम्र का बच्चा है लेकिन ओवरवेट हो, तो क्या वो भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह हो सकती है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह नहीं, डायरेक्टली नहीं हो सकती, लेकिन उसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्जांपल क्लास में उसके फ्रेंड ग्रुप कोई उसको मोटू कहे, इस तरह कहे, so one day or the other he may start taking it to his heart. Otherwise it's a purely physical problem, जिसमें कि वो जो दो चीजें हो रही हैं, एक कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, और दूसरा जो बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस है ना, वो खराब है, वो सही नहीं है। तो ये दोनों चीजें फिजिकल लेवल की हैं, दे कैन बी ट्रीटेड फिजिकली, लेकिन चूंकि ये प्रॉब्लम है बॉडी में, so they also show their manifestations on the mental and emotional level of the boy. Problem purely physical है, right? उसमें उसका manifestation emotional और physical mental आ रहा है, लेकिन problem physical है, so the इलाज should be on the physical level, right? Okay, यानी के यूं समझें कि जितना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आपकी फिजियोलॉजी को ऊपर अफेक्ट करती है, बिल्कुल ऐसी आपकी फिजिकल प्रॉब्लम आपकी साइकोलॉजी के ऊपर भी अफेक्ट करती है। Exactly. राइट। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो हम बच्चों को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं इन सारी सिचुएशन से? ये मुश्किल काम हो सकता है, इसलिए क्योंकि आप पेरेंट्स, डोर टू डोर आप पेरेंट्स पे को अप्रोच नहीं कर सकते, राइट। और जब आप अप्रोच करें भी, तो देखें ये यहाँ पे ना एक क्लासिकल साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर काम आती है कि कुछ ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं ना, जो जिस तरह का केस आपने यहाँ पे अभी मेंशन किया है, तो इसमें डेफिनेटली एक चीज जो नजर आ रही है, लैक ऑफ अवेयरनेस और एक समझ की जो एलिमेंट है। डेफिनेटली आप स्लम्स में चले जाएं, रूरल एरियाज में चले जाएं, वहाँ पे अवेयरनेस तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी आपको कुछ पेरेंट्स बड़े अच्छे मिलेंगे, सेंसिबल मिलेंगे, बिकॉज दे हैव दैट एबिलिटी टू ऑब्जर्व देयर सिचुएशन। वो कुछ कैलकुलेशन दिमाग में करते हैं, लॉजिकल परसेप्शन क्रिएट करते हैं ना। अब जब ये परसेप्शन भी क्रिएट ना हो रहा हो दिमाग के अंदर, इसका मतलब है कि पेरेंट खुद जो है बड़े ही क्लोज्ड एनवायरनमेंट से होकर आया है, राइट। तो डेफिनेटली उसकी पर्सनैलिटी का जो मैनिफेस्टेशन है वो उसके बच्चे पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे एक काम, बीइंग ए होम्योपैथ, मैं ये मेरा एक ख्वाब है जो मैं चाहता हूँ कि करूँ, कि एक अवेयरनेस सेशंस हों। हाँ। तो अवेयरनेस सेशंस रखे जाएं पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए अवेयरनेस सेशंस रखे जाएं। इसलिए अवेश भाई ये गपशप की सीरीज हमने स्टार्ट की है। नहीं, इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव, और एक अच्छा इनिशिएटिव इसलिए हो सकता है कि YouTube इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग ऐप इन आवर डेली लाइफ। तो अगर इसके जरिए एक पैगाम हम पहुंचा सकते हैं, तो आई कैन फील कि ये पैगाम मिलियंस तक ना सही तो थाउजेंड्स तक तो पहुंचेगा, और उनको पहुंचेगा, उनके जरिए उनसे आगे लोगों को पहुंचेगा, तो डेफिनेटली दिस अवेयरनेस विल स्प्रेड, और हम बच्चों को उनकी साइकोलॉजिकल डिटीरियोरेशन से और डिफरेंट इश्यूज से उनको बचा सकते हैं, एंड groom into a not only a physically but psychologically healthy individual. अच्छा, एक सवाल और है, ये जो सिचुएशन जो बच्चे फेस कर रहे हैं, क्या कितना चांस हैगा कि यही सेम सिचुएशन उनके बच्चों के अंदर भी पॉसिबल है कि वो अपने बच्चों के साथ भी यही बिहेवियर्स अपना रहे हों? कि अगर आप जाए ना स्लम्स में, या बिल्कुल ही लोअर क्लास जो होती है हमारी सोसाइटी, वहां पे आप देखिएगा चेंज बहुत देर से आता है।
वो चेंज क्यों आता है? बिकॉज दे कीप ऑन कॉपिंग एंड पेस्टिंग फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देयर एबिलिटी टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, देयर एबिलिटी टू थिंक डिफरेंटली, देयर एक्सपोजर, देयर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग, सामने वाले की उस नफ्सियात को समझना, राइट, उसका एहतराम करना, ये तमाम चीजें उनमें कम होती है। दैट इज व्हाई यू डोंट सी मच चेंज और मच पॉजिटिव चेंज हैपनिंग देयर, राइट। लेकिन जब आप एक अच्छी एजुकेटेड फैमिली से, एजुकेटेड बैकग्राउंड से आते हैं एंड यू नो योर ओन लूप होल्स या वीकनेसेस, तो आप कोशिश करते हैं कि मैं अपनी औलाद में, राइट, so all of a sudden you start acting in a way कि ये चीजें मेरे बच्चों में ना जाए, राइट। अब उसके लिए आप दुआ तक भी जा सकते हैं, आप अल्लाह से दुआ भी कर सकते हैं कि अल्लाह ये जो भूलने की बीमारी मुझे मेरी औलाद में ना आए, राइट। it is all dependent on awareness। तो अब जब नहीं होती अवेयरनेस तो देयर आर मोर चांसेस कि यही चीजें बच्चों में भी ट्रांसफर होंगी। आपकी इस बात पे वैसे एक बात मेरे जहन में आई, मतलब विदाउट किसी किस्म के बायसनेस के बिना की बात कह रहा हूँ। यकीनन अल्लाह के कलाम के अंदर जो है वो शिफा मौजूद है, उससे इलाज भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए सिर्फ यही एक इलाज को कंसीडर किया जाता है, जिसमें तावीज आ जाते हैं, पानी आ जाता है, दम का पानी आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ यही ऑप्शंस को लेके जाते हैं। मैं आपके साथ एक केस और शेयर करता हूँ जो कि पर्सनली मैंने विटनेस किया। उसमें बच्चा क्लास 2 या 3 लेवल का था, पिछले 2 साल से स्कूल नहीं जा रहा था। स्कूल जाने से उसने कतई मना कर दिया और इस हद तक उसकी इज्जत थी और इतना एग्रेसिव था वो अपनी इज्जत में कि माँ बाप को घुटने टेकने पड़े। यानी इतना एग्रेसिव था कि उसने बकायदा घर में छुरी को लेके अपने आप को फिजिकली नुकसान पहुंचाया कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर मैं अपने हाथ के ऊपर जो उसने कट मार दिया है। और ये क्लास 2-3 लेवल की एज के बच्चे की बात बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने उसका बिहेवियर देखा कि वो अपनी किसी भी जिद को चीखों पुकार करके, चीजों को तोड़ के वो मनवा लिया करता था। ये बिहेवियर उसके अंदर एकदम से डेवलप नहीं हुआ, ये बिहेवियर्स के सिम्टम्स आए थे और जब एक के बाद एक बात उसकी जिद के जरिए, एग्रेशन के जरिए मानी जाने लगी तो उसने इसी चीज को या इसी बिहेवियर को अपने लिए एक सोल्यूशन समझ लिया और अब वो अपनी हर बात जो है अपनी उंगलियों पे नचा के, अपने चीखों पुकार करके अपने पेरेंट्स से मनवाता है। तो अगर उसको उस वक्त स्टार्ट में कंट्रोल करने की कोशिश की जाती तो अभी इतनी मुश्किल प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन स्टार्ट के अंदर बाबा से दम हुए, स्टार्ट के अंदर जिन्नात के होने के असरात थे उसके ऊपर, स्टार्ट में ये चेक किया गया कि कोई ताबीज उसके गले में बांध दिया जाए, स्टार्ट में उसको दम वाला पानी पिलाया गया, लेकिन उन स्टिमुलस को चेंज नहीं किया गया या उन फैक्टर्स को इनकाउंटर नहीं किया गया जो उसके अंदर ये बिहेवियर क्रिएट कर रहे थे। और आज जो है माँ बाप बैठ के इतने परेशान है कि वो किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए भी तैयार नहीं होता। यानी उस बच्चे को अगर ये भनक लग जाए ना कि मुझे किसी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, वो गाड़ी के अंदर हंगामा मचा देता है, राइट। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस पूरे सिलसिले के अंदर एक लंबी, तवील और डिटेल किस्म की एजुकेशनल गुफ्तगू का सिलसिला स्टार्ट करें और हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसे थोड़ा थोड़ा ब्रॉड करते जाएं, मतलब नैरो से स्टार्ट करें और फिर उसको ब्रॉड करते जाएं। अभी फिलहाल अवेश भाई, आप लिसनर के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल, कि लाइफ में हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास बहुत सारे काम हमें लगता है हमें करने हैं, हमें बहुत सारी अचीवमेंट्स को हासिल करना है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने आप की भी हमें ज़रूरत है। तो लाइफ कोशिश ये करें कि इन तमाम कामों को करते हैं लेकिन हम अपनी ज़ात को ज़रूर एक्सप्लोर करें, हम अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को ज़रूर एक्सप्लोर करें और हम ये देखें कि बीइंग अ पेरेंट ये मेरे बच्चों को कितना अफेक्ट करेगा। क्योंकि जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करने लगते हैं सो यू बिकम हैबिचुअल ऑफ एक्सप्लोरिंग अदर्स। आप अपने बच्चों को एक्सप्लोर करेंगे और जब आप बच्चों को एक्सप्लोर करें तो प्लीज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। उसके लिए ना सिर्फ स्टडी भी करें, आप काउंसलिंग लें और जो जिस काउंसलर से आप जाते हैं, मुलाकात करते हैं, उनसे वो लिटरेचर भी जरूर लें, जिस सेल्फ हेल्प बुक्स जिनको कहा जाता है, जिनको आप रीड करें। एंड आई पर्सनली हैव come across a lot of benefits by reading self-help books.
because they have helped me explore myself. They have helped me understand the complicated network of relationships. और जो कॉम्प्लिकेटेड थे लेकिन किताबें पढ़ने के बाद वो आसान हो गए। तो हम ये काम ज़रूर करें। सेल्फ लव होना चाहिए, अपने आप को जाने, अपनी औलादों को जाने और ज़िंदगी के सफ़र पे आगे बढ़ते रहें। बहुत जबरदस्त अवेश भाई। मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ अपनी इस पूरी सफर के दौरान, मुझे एक बात समझ में आई कि किसी भी चीज में कामयाबी के ऊपर आपकी साइकोलॉजी का 80% हाथ होता है, जिसे हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। बाकी 20% आपके दूसरे फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो फाइनेंस हो। यानी एक आपका इमोशनल बैंक है, एक आपका फाइनेंशियल बैंक है। जब तक इमोशनल बैंक जो है वो फिल नहीं होगा, तब तक फाइनेंशियल बैंक फिल नहीं हो सकता, राइट। तो आपसे एक इजाजत और चाहिए थी मुझे कि अगर कोई शख्स आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो क्या मैं आपका नंबर इस वीडियो में शेयर कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल कर लें। मुझे खुशी होगी कि अगर मैं किसी के काम आ सकूं। राइट, तो मैं आपका ऑफिशियल नंबर आपकी इजाजत से जो है इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, ताकि अगर किसी को अपने किसी मेडिकल इशू से या अपने किसी साइकोलॉजिकल इशू के हवाले से, अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के हवाले से आपसे रुजू करना हो तो आपसे मेडिकल काउंसलिंग वगैरह ले सकते हैं। यकीनन अवेश भाई, हम बहुत जल्द दोबारा से आपके साथ एक और गपशप लगाएंगे और इस दफा हम इस वीडियो के फीडबैक को देखते हुए मैं कोशिश करूंगा कि हम उसके अकॉर्डिंग, अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग किसी टॉपिक को डिस्कस करें। जो भी ऑडियंस के सवालात होंगे वो मैं यहीं अभी आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ ऑडियंस को कि जो भी आप लोगों के सवालात होंगे वो मैं कमेंट के अंदर जवाब नहीं दूंगा। उन सवालात को इकट्ठा करके हम एक पूरा सेशन अलग से डिजाइन कर लेंगे, राइट। क्योंकि कमेंट के अंदर मैं जवाब दे सकता हूँ, अवेश भाई उस वक्त हर वक्त मेरे पास अप्रोच में नहीं होंगे। तो जितने भी आप लोगों के कमेंट सेक्शन में सवाल आएंगे अवेश भाई से पूछने के लिए, उनको हम कंपाइल करके पूरा एक बकायदा Q&A सेशन जो है अलग से बना लेंगे, ठीक है। तो अवेश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का, और बहुत जल्द आपको दोबारा से मैं जो है रहमत दूंगा, तो यकीनन आप मुझे वक्त देंगे बहुत जल्द। हाँ, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे। नाजरीन से मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि इस पूरे इंटरव्यू के दौरान जो बातें आपको समझ में आई, उनमें से जो बातें आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगी, वो बातें आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। जो बातें आपको अपने लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगी, आपने वो बात मुझसे कमेंट में जरूर शेयर करनी है। शुक्रिया।